नमस्कार साथियों, मैथ विद CSCC में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अवकलन और इसी कड़ी में आज जो सीखेंगे वो होगा निहित फलनों या संयुक्त फलनों का अवकलन। हम पहले सीख लेते हैं कि निहित फलन या संयुक्त फलन है क्या, फिर उसके उपरांत हम लोग सीखेंगे कि इन फलनों का अवकलन किस प्रक्रिया या किस विधि का प्रयोग करके हम लोग करते हैं। साथियों, निहित फलन या संयुक्त फलन को समझने से पहले आपको ये थोड़ा सा ज्ञात होना चाहिए, फलन है क्या या फलनों का संयोजन कैसे करते हैं। हम लोग को ये पता होना चाहिए फलन है क्या और उनका संयोजन कैसे करते हैं, तब हम लोग समझ पाएंगे कि निहित फलन या संयुक्त फलन है क्या। ठीक है, चलो हम लोग समझना आरंभ करते हैं। निहित फलन या संयुक्त फलन है क्या। साथियों, निहित फलन या संयुक्त फलन होता है दो या दो से अधिक फलनों का संयोजन। जब दो या दो से अधिक फलनों का संयोजन किया जाता है, उसके उपरांत प्राप्त होने वाले फलन को ही निहित फलन या संयुक्त फलन कहते हैं। आइए इसको लिख के हम लोग समझते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। निहित फलन है क्या, दो या दो से अधिक फलनों के संयोजन से प्राप्त होने वाला फलन प्राप्त होने वाला फलन संयुक्त फलन या निहित फलन कहलाता है। ठीक है ना। तो निहित फलन है क्या, दो या दो से अधिक फलनों के संयोजन से, दो या दो से अधिक फलनों के संयोजन से जो प्राप्त होने वाला फलन होगा, उस फलन को क्या कह देंगे, निहित फलन कह देंगे। ठीक है ना। क्या कहना चाह रहे साथियों, जैसे हमारे पास दो फलन दिए जाए, मान लेते हैं एक फलन f(x) है और दूसरा फलन है g(x). अब हम इनका संयोजन कर दें तो जो अगला फलन आएगा उस फलन को ही हम क्या कह देंगे, संयुक्त फलन या निहित फलन कह देंगे। चलिए समझ लें इसको हम विथ एग्जाम्पल। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं, देखो मानते हैं कि अपने पास दो फलन दिए जा रहे हैं। कौन कौन है, एक फलन है x में f और एक दूसरा फलन है x में g। अर्थात एक फलन फंक्शन ऑफ x दिया जा रहा है और दूसरा फलन है फंक्शन ऑफ gx। अब हम इनका संयोजन कर दें, इनका क्या कर दें, इनका संयोजन कर देंगे, तब हमें दो फलन और प्राप्त होंगे जो कुछ इस प्रकार से लिखे जाते हैं। क्या होगा, एक होगा f ऑफ gx या दूसरा होगा g ऑफ f(x). अब आप यहाँ f लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं और नहीं लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, इसे आप f ऑफ g भी रिटर्न कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या आप लिख के रखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका बेसिक सा मतलब यही है कि जो फलन f था उसमें जो x लिखे थे उस पे आप लोग gx लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, gx। और इसका मतलब है कि जो फलन है वहाँ फलन g में जहाँ x लिखे हैं वहाँ पे f(x) लिख दो। इन्हीं को हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसे, जैसे f जो ये ऑफ
ऑफ लिखो, ऑफ का मतलब है ब्रैकेट, क्या है ब्रैकेट। तो ये ऑफ जो लिखे हैं उसे हम क्या लिख देंगे, ब्रैकेट लिख देंगे। तो ये जो चीज लिखे हैं इसी को हम क्या करेंगे, ऐसा भी लिख सकते हैं। और ये जो चीज हम लिखे हैं इसको हम क्या लिखेंगे, जी ब्रैकेट फंक्शन ऑफ यक्स, ठीक है ना। यहाँ एक बात ध्यान दें, यहाँ यह नहीं लिखना, ये अलग है और ये अलग है, तो हम क्या लिखेंगे, और लिखेंगे, क्या लिखेंगे, और लिखेंगे। बात समझ पाए। और ऐसे ही यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, और लिख लेंगे। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। हम क्या करें कि अपने पास एक फलन यक्स में है जो यफ है और दूसरा फलन यक्स में है जो जी है। अब इन दोनों के फलनों के संयोजन से हमें दो नए फलन प्राप्त होते हैं। एक फलन यह मिल सकता है अथवा एक दूसरा फलन है जो यह मिल सकता है। और इन फलनों का बेसिक सा मतलब कुछ ऐसा है कि आप जो यफ लिख लिए हो, यफ में यहाँ यक्स लिखो तो उसी यक्स के स्थान पे आप क्या कर दो, जी रख दो, तो हमें ये चीज मिलेगा। अथवा इसमें समझिए जहाँ जी ये लिखे हो, जी यक्स लिखे हो ना, तो इसी में जहाँ इसमें आप क्या लिखे हो, यक्स लिखो, तो यही यक्स के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, यफ यक्स रख देंगे। और इन्हीं को हम क्या कर दिए, कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये जो नया फलन आ रहा है, क्या आ रहा है, ये जो नए नए फलन आए, एक ये फलन आया, एक ये, अथवा एक ये फलन आया या ए फलन आया। तो ये फलन आया कैसे, ए फलन आया इन फलन और इन फलन के संयोजन से आया। क्या आया, यफ और जी के संयोजन से आया ना। तो अब ये जो फलन आया है इसी को हम क्या कह देंगे, संयुक्त फलन कह देंगे। क्या कह देंगे, संयुक्त फलन कह देंगे। संयुक्त फलन अथवा हम क्या कह सकते हैं, निहित फलन कह देंगे। क्या कह देंगे, निहित फलन। मतलब ये जो फलन लिखा गया है ये फलन है क्या, यफ और जी यक्स का संयोजन फलन है। या ये जो लिखे हैं फलन ये है क्या, जी और यफ का संयोजन से फलन जो लिखा गया है वो है निहित फलन। बात समझ में आइए। अब हम इन फलनों को और अच्छे से समझने के लिए क्या करते हैं, दो तीन एग्जाम्पल लें जहां से और हम अच्छे से समझ पाए कि हाँ ये है अपना निहित फलन अथवा संयुक्त फलन। क्लियर। तो अब हम क्या करें साथियों, इनको तो पहले नोट कर लीजिए, फिर हम इनको हटाएंगे और फिर इनके एग्जाम्पल को समझेंगे। तो जल्दी से नोट करिए इन्हें, ठीक है ना। क्लियर है साथियों। तो इन्हें हम क्या कर दें, यहां से हटाएं और फिर उसके बाद सीखें इनके एग्जाम्पल को, ठीक है ना। तो देखो हम क्या करते हैं, अपने को समझना क्या है, जी ऑफ यफ, या इसी को कैसे लिखते हैं, जी बड़ा ब्रैकेट यफ यक्स यक्स। इसे हमें क्या करना है, समझना है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल मानते हैं कि मान लो अपने को फंक्शन ऑफ यक्स का जो मान दिया है वो लिखा है यक्स प्लस 2 लिखा है। क्या लिखा है, फंक्शन ऑफ यक्स का मान क्या लिखा है, यक्स प्लस 2 लिखा है। और हम मान लेते हैं आगे जो जी यक्स है उसका मान मान लो tan x दिया है। क्या दिया है, tan x है। और अपने को पता क्या करना है, ये पता करना है या ये पता करना है, ये दोनों सेम चीज है, कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है ना। तो हमें अगर इसका मान ज्ञात करना है तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जी फंक्शन यफ यक्स लिखेंगे, ठीक है ना। जी फंक्शन ऑफ यक्स लिखेंगे। तो कहने का मतलब देखो ध्यान से, जहां यक्स है वहीं पे जी एक्स लिख देना है ना। क्या लिखना है, जी एक्स लिख देना है। तो क्या कर देना है, कुछ नहीं होगा भैया, यहाँ tan लिखे हो तो tan आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, tan। और यहाँ पे यक्स लिखे हैं तो यक्स के स्थान पे क्या रखेंगे, यफ यक्स का मान रखेंगे। किसका मान रखेंगे, यफ यक्स। और यफ यक्स का मान चलो पहले यफ यक्स ही रखते हैं, तो कितना आ जाएगा, फंक्शन ऑफ यक्स हो जाएगा। हम क्या करें साथियों, बड़ा आसान सा प्रश्न है, जी एक्स का मान इतना दिया है, हम पूछ क्या रहे हैं, इसका मान बता दो। इसका मान बताने का मतलब है कि जी एक्स में आप एफ एक्स उठा के रख दीजिए, ठीक है ना। तो वही किए
जी एक्स बराबर इतना लिखा है तो जहाँ यक्स लिखा है वहाँ एफ एक्स लिखा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे यक्स जहाँ लिखे वहाँ पे क्या लिखेंगे एफ एक्स लिख देंगे। तो वही किए जी एफ फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिख दिए tan एफ एक्स लिख दिए। क्या लिख दिए tan एफ एक्स लिख दिए। अब हम इसी में क्या कर दें, जहाँ एफ एक्स है वहाँ से हम ये वाला मान तो रख सकते हैं ना आसानी से। कितना हो जाएगा tan एफ एक्स का मान यहाँ से रख दिए, कितना हो गया x प्लस 2 हो गया। कितना हो गया x प्लस 2 हो गया। अब यहाँ देखिए ये जो लाया गया है tan x प्लस 2, ये जो आया है tan x प्लस 2 क्या इससे मेल खा रहा है? बिल्कुल ही नहीं खा रहा ना। और जो ये tan x प्लस 2 है इससे मेल खा रहा है? बिल्कुल नहीं मेल खा रहा। लेकिन हाँ ये जो है इन दोनों के सहयोग से लिखा गया है। देखो इसमें tan है और x के स्थान पे x प्लस 2 लिखा गया है ना, तो जो tan x प्लस 2 है वो gx और एफ एक्स के सहयोग से लिखा गया है, इसलिए tan x प्लस 2 को हम क्या कहेंगे? संयुक्त फलन कहेंगे या निहित फलन। क्या कहेंगे? संयुक्त फलन या निहित फलन कहेंगे। कंफर्म हो गया। इस फलन को लाने के लिए हमने क्या कर दिया है, g फंक्शन ऑफ x को फाइंड कर लिया। क्लियर है। अब मान लो हमें ये नहीं फाइंड करना है, किसे बताना है? फंक्शन ऑफ gx फाइंड करना है। क्या पता करना है? फंक्शन ऑफ gx फाइंड करना है। तो फिर से हम क्या करेंगे, अब की बार का प्रक्रिया अलग है। अब की बार हम फंक्शन ऑफ x में gx रखने की चर्चा कर रहे हैं। मतलब जो ये x लिखे हैं इसके स्थान पे gx लिखने की चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ x था, हमने gx लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? gx प्लस 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? gx प्लस 2 लिखेंगे। अब पुनः वही प्रक्रिया हम क्या करेंगे, जहां gx लिखे हैं वहां पे gx का मान रख देंगे। कितना आ जाएगा? tan x प्लस 2। क्या लिखेंगे? tan x प्लस 2। तो ये जो अभी फलन आया है ये नया प्रकार का फलन है tan x प्लस 2। तो ये क्या है? यह भी जो फलन है ना तो इससे मैच खा रहा ना तो इससे मैच खा रहा। कहने का मतलब यह एक नए प्रकार का फलन है। और इस फलन को लाया कैसे गया है? इनके और इनके संयोजन से लाया गया। कंफर्म हो गया साथियों। यहाँ पर इस एग्जाम्पल को हम लोग समझ लें, इसको चाहें तो नोट कर लें, फिर इसके बाद हम कुछ और 2-3 एग्जाम्पल लें जिससे हम एकदम पक्का कर पाएं कि भाई फलनों का संयोजन है क्या। फिर उसके उपरांत हम इन फलनों का संयोजन अवकलन करना सीखेंगे, इन फलनों का अवकलन सीखेंगे। ठीक है ना? ओके, जल्दी से नोट करिए इनको। अच्छा, अब इन्हें हम क्या कर दें? हटा दें। ठीक है, तो आइए दूसरा फलन लेते हैं। मान लेते हैं कि अब की बार कितना लिखा जा रहा है। मान लो अब की बार p वगैरह कुछ अदर लेटर ले लो। px इज इक्वल टू रिटर्न है अपने को tan x। px इज इक्वल टू क्या रिटर्न है? tan x प्लस x की पावर 2। थोड़ा सा बड़ा करके लेते हैं, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, अपने पास एक अदर फलन लिखा जा रहा है जो gx लिखा गया। क्या लिखा है? gx लिखा जा रहा है। उसका मान दिया जा रहा है e पावर x प्लस 1 लिखा है। ठीक है ना। ये दो फलन दिए हैं। अब हमें क्या करना है? इन फलनों का संयोजन करना। संयोजन का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है। अच्छा एक बात बता दो, संयोजन तो हम समझें। क्या आपसे अगर हम थोड़ी देर के लिए पूछें p1 का मान बता दो, हम आपसे पूछें p1 का मान बता दो, ये तो बड़ा आसान सा प्रश्न है ना। तो आप क्या करते हो? आप यही करते हो ना। तो जहां x लिखो वहां पे 1 लिख देते हो ना, यही करते हो ना। देखो मतलब tan 1 धन 1 की घात 2 ना, यही तो करते थे ना। 9th में भी पढ़ के आए, आप 11th में भी पढ़ के चले आए भैया, तो यही करते थे। ठीक ऐसे ही अगर हम आपसे ये पूछ ले रहे हैं कि p gx का मान बता दो, p gx का मान बताइए, तो क्या आप इनका मान निकाल सकते हैं? बहुत आसान सा है। आप एक बार कोशिश तो कर लो कि भाई इनका मान कितना आएगा। चलो देखो हम समझते हैं। करना क्या है साथियों? p यही है अपना
जहाँ यक्स लिखे हैं, यक्स में हम क्या लिख दिए हैं, जी एक्स लिखे हैं, तो हम इधर भी जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ क्या लिख दें, जी एक्स। तो यहाँ क्या लिखेंगे, जी यक्स। क्लियर है ना। प्लस यहाँ यक्स लिखे हो तो क्या लिखोगे, जी यक्स पावर में 2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जहां पर जी एक्स लिखे हैं वहां जी एक्स का वैल्यू यहां से पुट कर दें, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा आंसर इनका, 10 इन ब्रैकेट जी एक्स का वैल्यू क्या है, e पावर एक्स प्लस 1। तो क्या हो जाएगा, e पावर एक्स प्लस 1 प्लस यहां पर जी एक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, e पावर एक्स प्लस 1। तो कितना हो जाएगा, e एक्स प्लस 1, क्या बोलेंगे, e एक्स प्लस 1 पावर 2। क्लियर हुआ साथियों। तो ये जो फलन आ रहा है, ये जो फलन आया ये एक नए तरह का फलन है। और कैसे लाया गया, P और G के सहयोग से लाया गया। तो कहने का मतलब ये जो लिखा जा रहा है, ये जो चीज लिखा गया है, यही हमारा क्या हुआ, निहित फलन या संयुक्त फलन हो गया। कहने का मतलब हुआ P एक फलन है जो Gx में परिभाषित है। इसको पढ़ेंगे कैसे, Px फलन है जो Gx में परिभाषित है। मतलब P का मान आपको बताना है Gx के पदों में बताना है। किसके पदों में, Gx के पदों में। आई होप कि अब हम लोग ये समझ चुके हैं कि निहित फलन है क्या, संयुक्त फलन है क्या। कंफर्म ना। तो इसे भी आप चाहें तो नोट कर ले, फिर हम आगे बात करना आरंभ करें कि इन फलनों का अवकलन कैसे होगा। ठीक है साथियों, तो इन्हें भी हम हटा देते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग क्या सीखेंगे, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं जहां से आपको बताना है कि ये निहित फलन है या निहित फलन नहीं। तो हम क्या करते हैं, आपके बुक से ही कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जहां से हम लोग समझ पाए कि भाई हाँ ये निहित फलन, हम देख के कैसे बता दें कि ये निहित फलन है। एक फलन हम लिख रहे हैं, आप इसको बताओ ये निहित फलन है या नहीं है। लिखा जा रहा है साइन यक्स स्क्वायर धन 5, साइन यक्स स्क्वायर धन 5, इसको मान लो y इक्वल टू लिखो, तो y इक्वल टू लिखा है साइन यक्स स्क्वायर धन 5। अब आपको बताना क्या है, जो y फलन है, जो y फलन है, क्या ये फलन निहित फलन है या नहीं है। आप बताओ थोड़ा सा भैया जल्दी से। देखो साथियों, ये निहित फलन है कि नहीं, हम निहित फलन बनाना तो सीख लिए, लेकिन निहित फलन है क्या, इसको कैसे पता करें। तो बेसिक सा तरीका यही है भैया, आप देखो कभी साइन यक्स को ऐसे ही तो लिखा देखे होंगे, आप यक्स स्क्वायर 5 वगैरह नहीं देखे होंगे। बेसिकली ये त्रिकोणमितीय फलन होता है जो यक्स में डिफाइन होता है, ठीक है। और हम यक्स के स्थान पे क्या रख दिए हैं, ये ला के रख दिए हैं एक्स स्क्वायर धन 5। तो कहने का मतलब है यक्स स्क्वायर धन 5 कोई और फलन रहा होगा जिसको हम साइन यहाँ जो यक्स लिखे उसके स्थान पे लाके रख दिए। अर्थात ये हम कहना चाह रहे हैं जो यक्स स्क्वायर धन 5 है एक कोई फलन रहा होगा। वो कौन सा फलन, मान लेते हैं शायद जी एक्स रहा होगा। क्या रहा होगा, ये जी एक्स, ठीक है ना। अगर ये जी एक्स है तो वाई क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा साइन जी एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन जी एक्स हो जाएगा। कंफर्म हो गया। अब देखो है क्या, y जो है वो gx और ये जो साइन है उनके संयोग से बनाया गया है ना। तो इसका मतलब ये जो फलन लिखे हैं ये फलन संयुक्त फलन है। ये क्या है, संयुक्त फलन है। ऐसे ही एक और एग्जांपल अगर हम आपको समझाने के लिए लिखें, अब आप इसको देख के बताओ ये संयुक्त फलन है e पावर tan x प्लस 3, ये लिखा गया है। तो अब आप हमें बताओ क्या यह जो फलन लिखे हैं ये संयुक्त फलन है या नहीं है, बताइए जल्दी से भैया। ठीक है, हाँ ये संयुक्त फलन है। क्यों फलन है इसको समझिए, ये संयुक्त फलन है क्यों, क्योंकि हम लोग को पता है कि e पावर x होता है ना कि e पावर tan x प्लस 3 होता है। तो यहाँ पे जो tan x प्लस 3 है ये कहीं ना कहीं किसी और फलन का मान है। उस फलन को हम क्या मान ले रहे हैं यहाँ पे,
जी एक्स मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं? जी एक्स। तो जी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan x प्लस 3 x प्लस 3। तो अब इसका मान कितना हो जाएगा? e पावर t हो जाएगा। तो अब देखो ध्यान से, सॉरी t हमने लिख दिया, यहाँ पे क्या लिखना है? gx लिखना है। क्या लिखना है? gx। तो कहने का मतलब जो e पावर gx लिखे हैं, यह भी तो दो फलनों के संयोग से बना। ये सारे एग्जाम्पल को देख के हम अब मान चुके हैं कि अब आप लोग एकदम कंफर्म हो चुके हैं संयुक्त फलन या निहित फलन होता क्या। ठीक है ना साथियों? अब हम इसके आगे बढ़ रहे हैं। जो ये निहित फलन आए हैं या संयुक्त फलन आए हैं, इनका अवकलन कैसे करते हैं? इनका अवकलन करने के लिए हम किस विधि का यूज करते हैं? वो कौन सा मेथड है जिसकी सहायता से हम लोग ये बता पाए कि इसका अवकलन ऐसे आएगा। ठीक है ना? तो आइए इसको भी रिमूव करते हैं और फिर से हम समझना आरंभ करें निहित फलन या संयुक्त फलन का अवकलन कैसे होता है। ठीक है, ठीक है साथियों। तो अब हम क्या समझने वाले हैं? निहित फलन या संयुक्त फलन का अवकलन, फलन का अवकलन। ठीक है ना? तो इन फलनों का भी हम आरंभ तो करेंगे प्रथम सिद्धांत से। ठीक है ना? और लास्ट में देखते हैं आंसर क्या मिलेगा और फिर उसके बाद हम उसको एज अ फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है ना? तो देखो हम मान लेते हैं कि एक फलन अपने पास लिखा है y इज इक्वल टू, एक फलन क्या है? y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ f gx। क्या लिखा है? एक फलन लिखा जा रहा है y इक्वल टू f gx लिखा जा रहा है। ठीक है ना? और एक बात हम ये भी आपको समझा दें कि अगर कहीं ऐसा फलन लिखा जाए y इक्वल टू f gx जैसा लिखा जाए, तो अब आप उसको क्या बोलेंगे? संयुक्त या निहित फलन। ठीक है ना? तो हमने क्या माना भाई कि एक फलन है जो y इक्वल टू लिखा गया है, फंक्शन ऑफ gx लिखा है और इसका करना है हमें अवकलन। ठीक है? तो अब हम इनका अवकलन करें तो अवकलन की परिभाषा से हम समझना आरंभ करें। अवकलन करने का तरीका क्या था? हम क्या करते थे? इसी को dy dx, इसको स्मॉल f लिख लेते हैं थोड़ा सा क्लियरिटी के लिए। dy dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x अपॉन में क्या लिखते थे? h लिखते थे। आप लोग यही तो लिखते थे। अब हम क्या करें? यदि इसका अवकलन करना है तो पुनः इसमें हम इनको फिट कर लें। तो आइए देखें, यहां से हम लोग क्या करना चालू करें? सॉल्व करना चालू करें। देखो समझिए, यहां क्या लिखा है? फंक्शन ऑफ gx का वैल्यू लिखा है, तो हम कैपिटल में लिख रहे हैं फंक्शन ऑफ x का मान क्या होगा? यही खुद होगा, तो स्मॉल f gx, ये फंक्शन का मान हो गया। अब हम आगे समझें, फंक्शन ऑफ x प्लस h की वैल्यू क्या आएगी? फंक्शन ऑफ x प्लस h की वैल्यू क्या होगा भैया? तो यहां से हम लिखेंगे फंक्शन ऑफ g x प्लस h, फंक्शन ऑफ g x प्लस h। क्लियर है साथियों? अब हम इन्हीं दोनों का मान यहां पर रख दें तो कितना हो जाएगा? dy dx इज इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h की वैल्यू ये हम यहां रिटर्न करें, gx प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ f का मान क्या हो जाएगा? फंक्शन ऑफ x का मान क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है ना? तो फंक्शन gx होने वाला है, अपॉन में क्या हो जाएगा?
एच हो जाएगा। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक चीज मानते हैं कि जो जी एक्स प्लस एच है, जी एक्स प्लस एच है, इसे हम ए प्लस बी मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं? ए प्लस बी मान ले रहे हैं, ठीक है ना। और जो ये लिखे हैं फंक्शन ऑफ जी एक्स लिखे हैं, फंक्शन ऑफ जी एक्स जो रिटर्न किए हैं, इसे हम ए के बराबर मान ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जहां फंक्शन ऑफ जी एक्स लिखा है उसे हम ए मान ले रहे हैं, और फंक्शन ऑफ जी एक्स प्लस एच है उसे ए प्लस बी मान ले रहे हैं, ठीक है ना। कब मान रहे हैं? जब एच क्या होगा, जीरो की तरफ बढ़ रहा होगा, जहां जो एच अपना है जहां एच क्या है, जीरो की तरफ बढ़ रहा है, वहीं बी जो है वह भी जीरो की तरफ अग्रसर हो रहा है। अब आइए इन सभी को पुनः इस फार्मूले में रखें, इसमें जो हमने ये बनाया। तो यहां से आगे समझना आरंभ करो। कितना हो जाएगा? डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा? डी वाई डी एक्स इज इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो, एफ क्या लिखेंगे? एफ। अब आप समझिएगा यहां से, यहां पर जी एक्स प्लस एच के प्लेस पे हम क्या रखेंगे? ए प्लस बी। यहां पे हम ए प्लस बी लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? ए प्लस बी क्या हो जाएगा? ए प्लस बी हो जाएगा। माइनस में इसके प्लेस पे क्या रखेंगे? ए रख लेंगे। कितना आएगा? ए। तो माइनस में ए क्या हो जाएगा? ए, सॉरी फंक्शन ऑफ ए है। कितना आएगा? फंक्शन ऑफ ए हो जाएगा। अपॉन में क्या होने वाला है? एच। क्लियर हुआ? किसी को कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। अब यहां से समझना आरंभ करें आप लोग। यहां से क्या हो जाएगा? डी वाई डी एक्स इज इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो, फंक्शन ऑफ ए प्लस बी माइनस फंक्शन ऑफ ए अपॉन, यहां पे क्या हम लोग b से डिवाइड कर दें, इनटू b अपॉन एच लिख दें। किसी को कोई नहीं दिक्कत होना चाहिए। क्या है? एच अभी भी हर में ही लिखा गया है, b से गुणा कर दिए हैं, b से हम लोग भाग कर दिए हैं, यही किए हैं। b से गुणा किए, b से भाग कर दिए हैं। तो अब आप समझिए ध्यान से, यहां पे b का मान अगर हम आपसे बोलें कितना आएगा, देखो यहां से b का मान यहां से निकालें तो यहां पे हम थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहां क्या लिखे हैं? देखो b का मान निकालना तो b को यहीं रहने दो, a को इधर ट्रांसपोज करो तो कितना आ जाएगा? g x प्लस एच क्या हो जाएगा? g x प्लस एच। a को अगर हम इधर भेजेंगे इस साइड में तो कितना हो जाएगा? माइनस a इज इक्वल टू बी होने वाला है। यहां ना लिख के हम लोग कहां समझे, यही समझ लेते हैं। क्या लिखा है यहां पे समझो, ये क्या लिखा है? जी एक्स प्लस एच इज इक्वल टू ए प्लस बी लिखा गया है। अब हम आपसे कह रहे हैं कि भाई आप b का मान निकाल के बता दो, तो b का मान कितना आ जाएगा? जी एक्स प्लस एच माइनस v का मान निकालेंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? b। अब हम क्या कर देंगे, यहीं पर इसी आगे सॉल्व कर दो, देखो कितना हो जाएगा? जी एक्स प्लस एच माइनस a का वैल्यू क्या है भैया? a का वैल्यू ये रहा, a का वैल्यू ये रहा, a का वैल्यू क्या रहा? जी एक्स है अपना, a का वैल्यू क्या है? जी एक्स है, a का वैल्यू जी एक्स है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? जी एक्स लिख देंगे तो ये हमारा b का मान आ जाए। कितना आ जाएगा? यही हमारा b का मान हो जाएगा। साथियों हम क्या करने वाले हैं, यहां जहां b लिखे हैं b के प्लेस पे हम यही लिखेंगे, यही b के स्थान पे क्या लिखेंगे? ये चीज हम लिखेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे।
ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इसको यहां से हटाते हैं। देखो देखो हम क्या करने वाले हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस बी माइनस फंक्शन ऑफ a अपॉन b इंटू, यहां b का मान b ही रहने देते हैं, लेकिन ये जो b का मान हम लोग यहां से निकाले हैं, ये b का मान, इस b का मान हम यहां रख दें, कितना आ जाएगा, g x प्लस h माइनस g x अपॉन h, क्या रखना है, g अपॉन x रखना है। अब हम इसको यहां से हटाएं, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से भैया, यहां जो लिमिट लगा है इसको आगे की तरफ लेके चले, कितना होने वाला है, तो इसी चीज को लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस b माइनस फंक्शन ऑफ a अपॉन में b इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ एक हमने गलती की बेटा, जब यहाँ b के लिए लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, v लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, v, बिकॉज v टेंड्स टू 0 हमने रिटर्न किया ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है ना, क्या रिटर्न किया है, 0 रिटर्न किया, ठीक है ना। अब हम क्या करें, यहां पर देखें, g x प्लस h माइनस g x होल अपॉन h, कंफर्म हो गया। अब समझिए ये है क्या, ये है परिवर्तन, यही है अवकलन। किसमें अवकलन है, इस बात को समझिए, यह जो हम लिखे हैं वो क्या चीज लिखा गया है। आप इसको थोड़ा सा पहले तो एक काम करिए, इसको कॉपी करिए, उसके बाद उसको हम मिटा के यहाँ पे लिखें और अब हम फिर एक्सप्लेन करें उसको। तो जल्दी से इसे क्या करें, आप लोग कॉपी करिए, ओके ठीक है, कॉपी हो गया। अब थोड़ा समझिए यहां से, इसको हम थोड़ा सा यहां पे हटा देते हैं, ठीक है। अब यहां समझिए ये क्या है, ये है y में b के सापेक्ष परिवर्तन। तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहां पे इसका वैल्यू यहां लिखते हैं, dy अपॉन db। प्रथम सिद्धांत के अवकलन ध्यान देना, ये क्या चीज लिखा है, y में b के सापेक्ष परिवर्तन इंटू ये है क्या, ये है x में b के सापेक्ष परिवर्तन, क्या है, x में b के सापेक्ष परिवर्तन। तो क्या लिखा जाएगा इसे हम, db अपॉन dx लिखेंगे, क्या लिखेंगे, db अपॉन dx लिख देंगे। तो ये क्या निकल के आया है, ये dy अपॉन dx का वैल्यू निकल के आया है। किसका निकल के आया, dy अपॉन dx का मान निकल के आ गया। सो कहने का मतलब जब हमें संयुक्त फलनों का अवकलन करना होगा तो हम अवकलन करेंगे तो कुछ इतना मिलेगा। अब हम क्या करेंगे साथियों, इसे तो नोट कर लिए हैं, अब इसको हटा के शॉर्टकट में हम समझ लेते हैं कि भाई संयुक्त फलन का अवकलन होता है क्या। ये हमने एक लंबी प्रक्रिया समझा दिया और ये जो आंसर आया है इसे हम कहते हैं श्रृंखलन नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रृंखलन नियम कहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ जब भी हमें संयुक्त फलनों का अवकलन करना है तो हम क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से करेंगे, कैसे, dy अपॉन dv, मतलब जिसके सापेक्ष हमने फलन को माना, फिर db अपॉन dx, और उसके बाद हम क्या कर देंगे, इसे सॉल्व कर देंगे। क्लियर हुआ, ओके। इन्हें पूरे सिस्टम को हटाना होगा। ओके,
तो कहने का मतलब क्या हुआ साथियों, संयुक्त फलन या निहित फलन है, इनका अवकलन करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, बड़ा लंबा हमने समझा दिया, पूरा A to Z कर दिया, ठीक है ना। अब इसे शॉर्टकट में समझ ले, जैसे y इज इक्वल टू क्या लिखा जा रहा है, फंक्शन ऑफ gx, ये लिखा है, क्या लिखे हैं, फंक्शन ऑफ gx लिखे हैं, और इसका क्या चाहिए हम लोगों को, अवकलन चाहिए। तो कुछ नहीं करना, ये करना है dy अपॉन dx लिखना है, dy अपॉन dx लिखना है, और इसका जो अवकलन आने वाला है dy अपॉन dt लिखना है, और इंटू dt अपॉन dx लिखना है, जहां t इक्वल टू gx लिखा जाएगा, जहां tx इक्वल टू gx लिखा जाएगा। समझ में आ गया हम क्या कहना चाह रहे हैं। जब इस तरह का कोई फलन दिया जाए तो उसका अवकलन करने के लिए आप कुछ नहीं करना है, इस प्रक्रिया का फार्मूला लगाना है, और उसमें t का मतलब है gx लिखा जा रहा है, ठीक है। अगर इसी प्रकार बहुत सारे फलनों में फलन दिया जाए तो भी हम उनका करते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो इसे आप नोट कर लो, और जब हम इस तरह से फलन का अवकलन ज्ञात करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, श्रृंखला नियम कहेंगे। क्या कहेंगे, श्रृंखला नियम कहेंगे। क्या कहेंगे, श्रृंखला नियम कहेंगे। क्लियर हुआ। तो अब हम इन्हें भी हटाएंगे और फिर से क्या करेंगे, 3-4 एग्जाम्पल लेंगे जिससे हम ये कंफर्म कर पाए कि निहित फलन का अवकलन कैसे होगा, ठीक है ना। चलो इन्हें भी हटा दे रहे हैं। आइए साथियों, अब हम क्या करें, कुछ अवकलन का सवाल लें जहां से इनको हम कंफर्म करें कि इनका अवकलन कैसे होगा। मान लेते हैं कि अब अपने पास एक फलन आ रहा है y इज इक्वल टू e पावर x प्लस 2 है। क्या लिखा है, y इज इक्वल टू e पावर x प्लस 2 का अवकलन बताना। क्या बताना है, अवकलन, ठीक है ना। क्या करना है, अवकलन हम लोगों को ढूंढना है। तो देखो ये जो हम लिखे हैं फलन, ये तो निहित फलन है, हम लोग पहचान ले रहे हैं। जब निहित फलन होगा हल, ठीक है ना, तो इसमें हम पहला काम करेंगे स्टेप नंबर 1, जो निहित फलन में मूल फलन के अलग जो भी फलन रहेगा उसे t के बराबर मानेंगे। क्या मानेंगे, t के बराबर। जैसे इसमें x प्लस 2 है, इसको हम किसके बराबर मानेंगे, t के बराबर मान लेंगे, ठीक है ना। तो अब अपना ये जो अपना लिखा जा रहा है y, वो कितना होने वाला है, y इक्वल टू आ जाएगा e पावर t। कितना हो जाएगा, y इक्वल टू e पावर t। और ये जो फलन आया है t में आया है, इसलिए इस फलन का t की रिस्पेक्ट में अवकलन कर लेंगे। तो क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर यदि हम इसका t के सापेक्ष अवकलन कर दें तो कितना आएगा, d dt y dt y इज इक्वल टू e पावर t, इज इक्वल टू e पावर t। अब इसका क्या हो जाएगा, dy dt इज इक्वल टू e पावर t का अवकलन e पावर t ही आने वाला है। कितना आएगा, e पावर t आएगा, ठीक है ना। इसे ऐसे रहने दो। अब हम आगे देखें, जो ये माने हैं x प्लस 2 इक्वल टू t माने हैं, इसको देखें, यहां समझिए, x प्लस 2 इक्वल टू आपने t इसको रिटर्न किया है, या इसी को हम ऐसा लिख लें t इक्वल टू आपने x प्लस 2, ऐसे, ठीक है ना। अब ये जो t फलन है, t किस में है, x में है, तो हम क्या कहेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या करेंगे। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करें, कितना आ जाएगा, dx t इज इक्वल टू dx x प्लस 2।
क्लियर। और इसका अवकलन कितना होगा, dt dx बराबर, इसका अवकलन आएगा 1 और गिनती है अचर है, इसका अवकलन हो जाएगा 0, अर्थात dt अपॉन dx का वैल्यू कितना मिला, 1 आया। कितना आया, 1। क्लियर हुआ। अब हमें इन दोनों का आंसर बताना होगा तो हम क्या लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो यहाँ आगे देखिए, डी वाई डी एक्स इक्वल टू, हमने श्रृंखलन नियम पढ़ा, उसमें क्या पढ़ा, डी वाई डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, क्या पढ़ा है, डी एक्स। हम क्या करेंगे, यहीं पर दोनों का मान रखेंगे, डी वाई डी टी की वैल्यू क्या है, ई पावर टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स का वैल्यू कितना है, 1 है। अब हम क्या करें, इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दो, कितना आएगा, ई पावर टी। बट अपना जो आंसर आना चाहिए एक्स में आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि अपना मूल फलन जो लिखा गया है वाई एक्स में है, इसलिए टी का मान हम रख देंगे इसमें, ठीक है ना। तो टी के स्थान पे पुनः क्या रखेंगे, ई पावर एक्स प्लस 2। तो कहने का मतलब डी वाई डी एक्स का वैल्यू क्या आया भैया, ये आ गया डी वाई डी एक्स का वैल्यू ई पावर एक्स प्लस 2 ही इसका आंसर आया। क्लियर हुआ। तो अब आप इसे नोट करें, फिर आगे हम नया सवाल लें, उसको समझना आरंभ करें, ठीक है ना। जल्दी से नोट करो भैया। ठीक है साथियों, इसको भी हटाएं और दूसरा एग्जांपल लें हम। देखो अगला सवाल क्या है, y इज इक्वल टू लिखा जा रहा है tan x स्क्वायर प्लस 2। क्या सवाल है, अगला सवाल है y इज इक्वल टू tan x स्क्वायर प्लस 2 का अवकलन ज्ञात करें। यदि इसका अवकलन ज्ञात करना तो पुनः वही प्रक्रिया हम अप्लाई करेंगे, कौन सा, श्रृंखलन विधि। श्रृंखलन विधि है क्या, देखो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी टी इंटू डी टी डी एक्स, ये है अपना श्रृंखलन विधि। हम क्या करेंगे, यहाँ t का मतलब होता है फंक्शन ऑफ जी एक्स, मतलब x में लिया गया फलन। अब आगे देखो, यहां से सॉल्व करना आरंभ करो। y इक्वल टू क्या लिखा है, tan x स्क्वायर प्लस 2 लिखा है, यही तो लिखा है। तो इसमें समझिए, ये जो x स्क्वायर प्लस 2 है वो एक्चुअल में कोई दूसरा फलन है ना। तो हम क्या करें, इसी को t के इक्वल माने, t इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2, या आप इसी को gx हम समझ रहे हैं ना, यही तो अपना gx है क्योंकि ये अलग फलन है। तो gx लिखना जरूरी नहीं, आप केवल tx लिख लो तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम जो ये tx बराबर इतना लिखे हैं, इसी का अवकलन करें तो हम लिखेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर यदि इसका अवकलन x के सापेक्ष करो कितना आ जाएगा, डी डी एक्स टी, डी डी एक्स एक्स पावर 2, डी डी एक्स 2। क्लियर है। इसका अवकलन कितना हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसका अवकलन कितना हो जाएगा 2x और इसका अवकलन हो जाएगा 0। क्लियर हुआ, या केवल 2x हो गया। अब आगे देखिए, यहां से यहां पे आप y इक्वल टू tan t लिखेंगे क्योंकि इसके स्थान पे आप t मान चुके हो। तो कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू tan t। क्लियर है। अब ये जो फलन लिखा गया है t में लिखा गया है, इसलिए
टी के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। तो हम लिखेंगे टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर यदि इसका टी के सापेक्ष अवकलन करो कितना आ जाएगा, डी डी टी वाई इक्वल टू डी डी टी टेन टी। क्लियर है? तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा, डी वाई डी टी इक्वल टू इसका अवकलन टेन टी का अवकलन सेक स्क्वायर टी होता है। इसके पहले हम लोग सब सीख चुके हैं। तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी। क्लियर हो गया? अब हमें करना क्या है, हमें तो बताना है डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इस फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो हम आगे क्या करेंगे, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू श्रृंखलन विधि से डी वाई डी टी इंटू डी टी डी एक्स, ये रिटर्न कर देंगे ना। और हम क्या करें, यहां से डी टी डी एक्स का वैल्यू वहां रख लें और डी वाई डी टी का वैल्यू रख दें। तो यहां कितना होने वाला है, इसका वैल्यू ऑलरेडी अपने को ये मालूम हो चुका है, कितना होगा, सेक स्क्वायर टी। कितना आएगा, सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, डी टी अपॉन एक्स 2x आया। कितना है इसका, 2x आंसर आया। क्लियर है ना? अब एक काम करना चाहती हूँ, जहां पर t रखे हैं उसे x में बदलिए। मतलब यहां आपने t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 रखा है, तो वही हम आगे जो आंसर आ रहा है जहां t लिखे हैं वहां पे हम क्या लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 2। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेक स्क्वायर ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2x, या इसी को 2x सेक स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 लिख दो। तो ये अपना हो गया आंसर। इसे भी आप नोट करें जल्दी से, ठीक है ना। क्लियर हो साथियों? अब हम क्या करें, इसे रिमूव करें और फिर हम आगे समझना आरंभ करें। आइए अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें भी हम देख लेते हैं कि भाई इनका अवकलन कैसे होने वाला। मान लेते हैं कि अपने को एक फलन दिया जा रहा है जो है कुछ इस प्रकार, कॉस रूट एक्स लिखा है। क्या लिखा है, कॉस रूट एक्स किसके बराबर है, y इज इक्वल टू लिखा जा रहा है कॉस रूट एक्स। इसका हमें करना है अवकलन। इसका अगर अवकलन करना है तो पुनः वही प्रक्रिया हम अप्लाई कर दें। तो इधर कितना हो जाएगा, यहां से सॉल्व करना आरंभ करें। देखो y इज इक्वल टू कॉस रूट एक्स लिखा है। हम क्या करेंगे, जहां रूट एक्स है उसको t के बराबर मानेंगे। t के बराबर क्यों मानेंगे, ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि रूट एक्स एक अलग प्रकार का फलन है जिसको हम t के बराबर या gx के बराबर मान लेंगे, ठीक है ना। तो कितना आएगा यहाँ पे, t इज इक्वल टू रूट एक्स। तो हम क्या करें, माना जहां t है वहां रूट एक्स लिख दो। अब जिसको मानते हो उसका अवकलन कर लो। तो इसका अवकलन क्यों करें, क्योंकि ये भैया x में लिखा है तो कर लो x के सापेक्ष। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करो कितना हो जाएगा, डी एक्स टी इज इक्वल टू डी एक्स। अब एक बात समझो, ये रूट में है तो रूट का मतलब पावर में 1/2, तो x की पावर हो जाएगा 1/2। क्लियर। अब इसका अवकलन कितना हो जाएगा,
dx, और इसका कितना होने वाला है, इसका देखो 1/2 x की पावर 1/2 -1। अब आगे यहां देखें, इसको सॉल्व करें, 1/2 रहेगा ही रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो x की पावर -1/2 या 1/2, इसका पावर प्लस करने के लिए नीचे की तरफ ले जाओगे तो 1/x की पावर 1/2 या 1/2 रूट में x। ये क्या हो गया, इसका अवकलन हो गया, ठीक है ना। आगे अब आप देखें, यहां समझे, आप y = cos √x में √x के प्लेस पे t रख दिए हो तो हम ये हमारा फलन कितना हो जाएगा, y = cos √x, जहां √x लिखो वहां क्या लिखोगे, t लिखोगे, क्या लिखोगे, t। अब ये फलन t में है, इसलिए इसका t की रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे। तो इसका क्या करेंगे, t के सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना। यदि इसका t के सापेक्ष क्या करें, अवकलन कर दें तो कितना हो जाएगा, d dt, y = d dt cos t, इसका अवकलन होने वाला है dy dt, और इसका कितना हो जाएगा, माइनस में साइन t, माइनस में साइन t। अब हम क्या करें, आगे देखो, श्रृंखलन विधि का यूज करें। श्रृंखलन विधि में क्या है, dy dx = dy dt dt dx, यही तो है। अब हम क्या करेंगे, समस्त मानों को वहीं पे ले जाकर रखेंगे। तो देखो कहाँ गया, एक इसका मान आया था, dt dx को सॉल्व करते करते हम लोग इतना लाए हैं, ठीक है ना, और dy dt को सॉल्व करके कितना लाए, तो समस्त मानों को यहाँ रखिए, कितना हो जाएगा, माइनस साइन t × 1/2 रूट x। क्लियर हुआ। अब हम क्या करें, यहाँ पे जो t है, t का मान उठा के पुनः रख दें, तो t का मान कितना हो जाएगा, रूट में x होने वाला है। यहाँ देखो माइनस साइन, माइनस में साइन रूट x अपॉन में 2 रूट x, ठीक है ना। तो ये किसका मान आया, ये मान आ गया है dy dx का। क्लियर, ओके साथियों। तो अब आप इसे भी नोट करिए जल्दी से। ओके साथियों, ये नोट हो गया, इसे हटाएं। देखो समझिए भैया, हम लोग निहित फलन है क्या, ये समझ लिए, निहित फलन का अवकलन कैसे होगा ये समझ लिए, और उनके कुछ हमने एग्जांपल समझ